हेलो नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी परसेंटेज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो भी पर्व त्यौहार थे वो सभी लगभग अब इधर खत्म हो गए हैं। अब एक ही बार अब होली या फिर सरस्वती पूजा आने वाला है। तो इधर आपके पास में जो भी 3 महीने टाइम है, आप एनटीपीसी का अगर मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो पूरा आपको रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वही आपका मार्क्स देने वाले हैं। तो जिस सेक्शन में आपको दिक्कत होता हो, बहुत सारे अभी आपके पास ऑप्शन है। जो भी टॉपिक मानते हैं पजल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई टीचर को एक देखिए और उसको फॉलो करने के बाद आप प्रीवियस ईयर का जो भी पीटी में क्वेश्चन पूछे हैं उस पर आप काम कीजिए। जब खुद से आप सोचेंगे तब पजल बनेंगे। कथन निष्कर्ष वाले खुद से आपका दिमाग डेवलप करना होगा, नहीं तो टीचर ऐसे कुछ कथन बता देंगे आपको तो उतना ही पर आप डिपेंड हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में आपको अलग अलग कुछ क्वेश्चन कथन के रूप में पूछा जाता है, तो उसमें आपको खुद सोचना है, तो प्रैक्टिस से आएगा। चलिए देखते हैं। इधर लगभग हम लोग अभी जो कॉमर्शियल पार्ट है वो आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम एक बड़ा पार्ट रह जाएगा इधर आपका, जो ज़्यादा रेलवे वाले हैं पूछते हैं। ठीक है, तो आज टाइप 7 में ही क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टाइप 7 के जो पिछले वीडियो में बताए थे वो मुख्य रूप से बचत पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। बचत का वैल्यू दे रहा था और परसेंटेज को हम लोग मैच करा रहे थे। तो एक तरह का क्वेश्चन कर लिए थे पूरा। आज मिक्स कुछ क्वेश्चन है और राइट साइड में जो भी क्वेश्चन है ये अभी का ट्रेंड है। अभी का क्या, पहले भी ये बहुत पूछता था और ये हर एक तरह का जो भी क्वेश्चन है मैं अभी इसमें लिखा हूँ। MTS हो, CHSL हो या फिर CGL में भी पूछता है, NTPC में, रेलवे में, किसी भी एग्जाम में भी ये आते रहता है। तो बहुत ही ईजी है। एलिगेशन आप अगर पढ़े होंगे तो एलिगेशन से इसको बनाएंगे पूरा। पहले भी हमने इस पर शायद कुछ क्वेश्चन किया होगा, रेशियो में नहीं तो एलिगेशन में। देखते हैं आज का 8 नंबर क्वेश्चन। ये रेलवे में पूछा हुआ है कि सीमा की वार्षिक आय कितना है, 15 लाख रुपया है। हर महीने वह 30,000 रुपया की EMI देती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट जो है हर एक महीने का 30,000 रुपया वो देती है। तो पूछा गया है कि उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। थोड़ा सा वीडियो में क्या हो जा रहा है, ब्लर आ जाता है कभी कभी, तो उसका भी हम कर रहे हैं कुछ कोशिश, उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है सही से। अगर किन्हीं को पता होगा अगर इसके बारे में, रिकॉर्ड करते टाइम में जो ब्लर आ रहा है तो उसके बारे में आप बताइएगा, हम उसमें करेंगे करेक्शन। सेटिंग में कुछ गड़बड़ होगा। करना क्या है इसमें कि मासिक वेतन का, मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। तो ऊपर जो आय दिया हुआ है वो वार्षिक है 15 लाख रुपया। तो इस 15 लाख को मासिक में आपको मंथली वेतन में कन्वर्ट करना होगा। तो मासिक वेतन क्या होगा, टोटल है 15 लाख, 5 जीरो है इस पर, 3 2 5 और 12 से भाग दे देंगे। एक साल में 12 महीना होता है, 12 से जब भाग दिया तो ये मंथ में इस चेंज हो गया। आपका ये जो पेमेंट है ये मंथ में आपके पास आ गया है। 15 से अगर 12 से भाग लगाएंगे 150 में तो एक कटेगा आपका 12 से एक बार में 3 बचेगा और उस कितना बचेगा यहाँ पर, 12 कम 12, 3 और 0। तो अब इसको आप 12 दूनी 24 बच जाएगा यहाँ पर, 12 बचे 60। देखिए क्या किया यहाँ पर, 12 कम 12 बच जाएगा 3, 0 रहा, 12 दूनी 24, 6 बच गया और 6 0 60 हुआ। तो 12 बचे 60 काट दिए, यानी कि यहाँ तक काम हो गया है। बाकी आगे का 3 0 यहाँ पर आपका चिपकेगा। तो ये रहा आपका मंथली कितना है, तो 1,25,000 रुपया। 1,25,000 आपके पास में मंथली इनकम आ गया है। अब आपसे 30,000 रुपया बोला गया कि EMI देता है हर एक महीने में। तो उसके मासिक वेतन का मैंने बताया था पहले कि अगर किसी चीज़ का प्रतिशत पूछा जा रहा है तो का जिसमें जुड़ा हुआ रहेगा वो उससे कंपैरिजन किया जाता है, तो नीचे रहेगा आपका, और जिसका प्रतिशत पूछ रहा है उसको ऊपर में आप रख सकते हैं। या फिर जैसे अभी मैच कराते आ रहे हैं हम लोग, तो ये आपका 100% बराबर 1,25,000 रहा उसका आय। इसमें से वो 30,000 रुपया EMI में दे रहा है, तो इसी EMI का आपसे प्रतिशत पूछा गया।
तो x इधर रखेंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। अब काटेंगे अगर इसको तो 4 जीरो 30,000 है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए यहाँ पर, 25 चौके 100 और 25 बचे 125, 5 से काटेगा 6 बार में तो 6 चौके 24% आ गया, x का मान 24%। वो जो मैं बोल रहा था कि का वाला को नीचे रखते हैं तो बात वही होता है, 1,25,000 नीचे आ जाएगा आपका और जिसका प्रतिशत पूछ रहा है वो ऊपर में जाएगा 30,000 और गुने में 100 करते हैं तो सेम चीज़ क्रॉस कीजिएगा तो यही चीज़ें आ जाता है यहाँ पर। तो 100 से मैच कराया किसको, 1,25,000 को, क्योंकि क्या था वो आपके पास में आय था, तो आय हमेशा 100% होता है। उसी 100% में से 30,000 रुपया EMI के रूप में दे रहा था, तो EMI का ही प्रतिशत आपसे पूछा गया तो मैच करा दीजिएगा। ऐसे लिख देता हूँ फिर से, 100% बराबर 1,25,000 और पूछा गया है 30,000 का परसेंटेज, ये इधर x रख दीजिएगा। x का मान कितना आया, 24%। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर को आसान तरीका है उसी से बताते हैं, सिंपल, जो आपको समझ में आ जाए। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है, खर्च कर दे रहा है वो 33%। उसे अपने वेतन में 1,000 रुपया का वृद्धि हुई है। वृद्धि यहाँ पर रुपया के रूप में यानी वैल्यू के रूप में बताया गया है कि 1,000 रुपया बढ़ गया है। पहले अगर 10,000 मिल रहा था तो आज उसको 11,000 मिल रहा होगा, लेकिन उसने अपने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर के 27% हो गया। यहाँ पर 33% हो रहा था खाना पर और अब 27% हो गया है, जबकि वो खाना में तो कुछ बढ़ोतरी नहीं किया है, कुछ भी चेंजिंग नहीं किया। तो ये 27 क्यों आ गया 27%, क्योंकि पहले जो भी उसका आय था उसका वो 33% बताया जा रहा था और अब आय उसका बढ़ गया है, तो अब जो तुलना होगा वो 1,000 ऐड होकर के किया जाएगा। तो वहाँ पर तुलना करते टाइम में अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो इधर जो परसेंटेज है देखिए कम गया है, 33 से कहाँ गया है, 27% पर आ गया है। जैसे आपको एक छोटा एग्जाम्पल दे करके बताऊं, अगर 100 रुपया है पहले से आए और वो 33 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है खाना पर 100 रुपया में, तो 33% रहेगा अगर 100 से तुलना आप कीजिएगा तब। लेकिन यही यहाँ पर 100 रुपया के जगह पर अब अगर उसके पास 150 रुपया अगर कमा रहा होगा, 150 रुपया, तो वैल्यू के रूप में देखिए 33 रुपया है, ये 33 रुपया, और यहाँ पर भी खर्च जो है वो 33 रुपया ही रखा है रुपया के रूप में, रुपया के रूप में कोई बदलाव नहीं किया है खर्च में। तो यहाँ भी 33 रुपया 100 में वो खर्च कर रहा था और अभी उसका 150 रुपया हो गया है आय, फिर भी वो 33 रुपया ही खर्च कर रहा है। ऐसा बोला गया है कि लेकिन उसने अपने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, यानी 33 रुपया अगर करता था तो 33 ही रुपया हो रहा है। तो यहाँ पर तो 100 का 33 रुपया 33% रह गया, लेकिन यहाँ पर अब 150 का 33 रुपया आपको बताना है, तो यहाँ परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर 33 जाएगा ऊपर, 150 जाएगा नीचे और गुने में 100। 50 से काटेंगे तो 3 बार में, 50 से काटेंगे तो 2 बार में, और यहाँ 3 से काटिएगा तो 11 बार में। देखिए 11 दूनी 22% आ जाएगा परसेंटेज के रूप में, और यहाँ जबकि कितना था 33% ही था। 100 का जब कीजिएगा तो 33 कितना रहेगा, 33% ही रहेगा। तो यही बात यहाँ पर बताना चाह रहा है कि 27% हो गया उसका खर्च कम हो करके। अब इसको बनाएंगे कैसे, आपसे पूछा गया कि उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। अब हमें पता नहीं है कि प्रारंभिक वेतन क्या था, तो ऐसा करेंगे कि दोनों कंडीशन में आपके पास खर्च बराबर खर्च बता दिया है, तो खर्च बराबर खर्च लिख देंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप जब इस पर कमांड कर लेंगे परसेंटेज के मेन टाइप पर, तो बाकी ऐसे क्वेश्चन जो मिक्स टाइप का रहता है, आपका खुद दिमाग डेवलप जब होगा तो आप बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि मान लेते हैं सबसे अच्छा कि 100 रुपया पहले वो कमाता होगा, उसका आय होगा, इसका 33% वो खर्च करता था, x का 33% खर्च करता था। बराबर करेंगे। अब
अब उसका 1000 रुपया बढ़ गया है तो x प्लस में 1000 1000 रुपया जोड़ देंगे। अब उसका आय इतना है, इसी आय का अब उस कितना 27% खर्च कर रहा है। नया वाला आय का कितना हो रहा है, उसका 87% हो रहा है, यहाँ पर 33% था। तो काट दीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा दोनों साइड में, और काटेंगे इसको 3 से तो एक कटेगा 11 बार में, एक कट जाएगा 9 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 11 बार में। 9 यहाँ गुना जब कीजिएगा तो 9x प्लस में 9000 हो जाएगा, और इधर 11x है, 9 में से 11 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर 9000, और यही x का मान 4500 आ जाएगा 2 से काटिएगा तो आसान ही क्वेश्चन था, सिर्फ समझने का यहाँ पर चक्कर है और कुछ नहीं। कि इतना रुपया बढ़ गया है तो पहले 33% के रूप में खर्च करता था, लेकिन जो भी रुपया में खर्च होता होगा, रुपया में आज भी उतना ही वो खर्च कर रहा है, खर्च नहीं बढ़ाया है। परसेंटेज कम और ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले कंपैरिजन हो रहा होगा 100 रुपया से, और अब कंपैरिजन हो रहा है x प्लस में 1000 रुपया से। तो ज़्यादा वाला से कंपैरिजन होगा तो परसेंटेज कम हमेशा आता है, कम वाला से कंपैरिजन कीजिएगा तो ज़्यादा परसेंटेज बताएगा आपको। यही चीज़ यहाँ पर था। तो अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक था आपका। 10 नंबर देखते हैं। देखिए, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50% होता है। देखिए, एक व्यवसाय शुरू किया गया है, अलग अलग चीज़ों पर यहाँ पर खर्च हुआ है। खरीद पर यानी कोई चीज़ खरीदने में 25% का खर्च हुआ है, यहाँ पर कॉमा दिया हूँ मैं। कर्मचारियों के वेतन पर 25% है और रख रखाव पर 50%, यानी सामान कुछ रखने का होगा उसमें वो 50%। तो पूरा का पूरा 100% तो हो रहा है। यहाँ देखिए 25 यहाँ है, 25 25 50 हुआ, और यहाँ 50% और बोला गया है, तो 100 पूरा हो गया कंप्लीट। यदि व्यवसाय कुल कितना है 50, तो 2 लाख रुपया का है। व्यवसाय पूरा कितना का, यदि व्यवसाय कुल 2 लाख रुपया का वेतन चुकाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये 2 लाख जो है वो वेतन के बारे में बता रहा है कि जो भी व्यवसाय किया है वो 2 लाख रुपया सिर्फ वेतन में दे रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू के रूप में कि वेतन पर खर्च जो कर रहा है वो 2 लाख रुपया है। ये रहा आपका 2,50,000, ठीक है। तो रख रखाव पर इसका क्या खर्च हुआ है, रख रखाव का पूछ रहा है। जब भी किसी चीज का अगर वैल्यू दे रहा है तो उसका आपको परसेंटेज सीधा ढूंढना है। परसेंटेज अगर आप ढूंढ लेते हैं और मैच करा देते हैं तो आपका क्वेश्चन इजी फिर हो जाता है, क्योंकि जो भी लास्ट में आपसे पूछा जाता है वो हमेशा सीधा सीधा ज़्यादातर रहेगा। आपको मेन रहता है पहले वैल्यू को परसेंटेज से मैच कराना। ज़्यादातर इनडायरेक्टली चीज़ें रहते हैं और कभी कभार आपको डायरेक्टली भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ही डायरेक्टली आपको सीधा दे दिया है कि वेतन पर 2 लाख रुपया, तो वेतन पर परसेंटेज कितना है, देखिए कर्मचारियों के वेतन पर 25% वो खर्च कर रहा था, तो यही 25% का मान 2 लाख उसने बता दिया है। अब एग्जाम में बनाइएगा और प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो ये वेतन पर खर्च इतना मत लिखने जाइएगा, इतना टाइम आपके पास नहीं है। सीधा 25% बराबर 2 लाख लिखिए। आपसे जो पूछा है कि रख रखाव पर कितना, तो रख रखाव पर परसेंटेज है 50। देखिए यहाँ पर रख रखाव पर 50, तो यही 50% का मान आपसे पूछ रहा है। तब अगर बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस में रहिएगा, तब ये चीज़ें कॉमन सेंस काम करता है, नहीं तो नहीं करता है किसी का भी। जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि 25% का मान वो 2 लाख दे दिया है और 50 आपसे पूछ रहा है, तो 25 का दोगुना ही तो है यहाँ पर 50%। तो उसी तरह से यहाँ 2 लाख का दोगुना कर दीजिए तो 4 लाख हो जाएगा। तो आप अगर क्वेश्चन पढ़ करके थोड़ा सा मन में ही कैलकुलेट करने का काम करते तो इतना भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं था ऐसे क्वेश्चन में। 25 बराबर 2 पता चल गया तो 50 बराबर 4 हो जाएगा। 75 बराबर पूछता अगर तो 2 तिया 6 कर देते। तो इतनी चीज़ें आपको बचाना होगा टाइम, अगर इजी क्वेश्चन में बचता है तो।
क्योंकि यही इजी क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करके अगर कम टाइम लगाएंगे बनाने में तो बड़े क्वेश्चन में आप टाइम दे पाएंगे। नहीं तो पजल जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में रीजनिंग में, टाइम नहीं बचने के कारण ज़्यादातर लोग नहीं बना पाते हैं। तो आपको बचाना होगा ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पर। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। पूछता अगर आपसे कि पूरा व्यवसाय पर कितना हो रहा है तो 100% बराबर निकाल लेते। जिसका पूछ देता आपसे कि खरीद पर कितना तो उतना ही 25% है, तो 2 लाख का आंसर 2 लाख ही आ जाता आपका। 11 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 11 को, 3 व्यक्ति ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ये क्वेश्चन एमटीएस में भी दिया है, एलडीसी में दिया है, शायद रेलवे का भी क्वेश्चन है। तो ये रिपीटेड किया है क्वेश्चन, 3 बार 4 बार देखा हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन भी है। 3 व्यक्ति है ए बी सी, ठीक है। इन लोग दान देते हैं, दान लिख देता हूं मैं, दान देते हैं परसेंटेज के रूप में। ए दिया है 10%, बी ने दिया है 7% और सी ने दिया है 9%। ये परसेंटेज के रूप में तीनों का दान है। जो भी आमदनी है उसका, वेतन है उसका इतने इतने % इन्होंने दान दिया है। आगे बोला गया है कि ए और बी का मासिक वेतन बराबर है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जो बोला जा रहा है कि दोनों का मासिक वेतन बराबर है। तो बराबर होने का मतलब इधर लिख देता हूं मैं कि ए का वेतन बराबर बी का वेतन बताया जा रहा है। यानी कि अगर ए 100 रुपया कमा रहा होगा तो बी भी 100 रुपया कमाएगा। अगर ए 100 रुपया कमाएगा तो बी भी 100 रुपया कमाएगा। अब आगे बोला गया है फिर कि और ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 रुपया है। अब ए और बी कितना कितना दान दिया है उसका अंतर 900 रुपया वैल्यू में है आपके पास। यदि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी से 900 रुपया अधिक है। अब देखिए आपको अच्छा होगा, आसान होगा समझने में। कैसे, मैं वो तरीका आपको बताता हूँ सबसे अच्छा। देखिए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी भी हो सकता है इसमें। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि बता दिया गया कि दोनों का वेतन बराबर है, तो हमें यहाँ पर ये दोनों को पहले रिलेट करना होगा। अब देखिए दोनों का बराबर वेतन का मतलब 100% जो होंगे दोनों का वैल्यू, वो दोनों बराबर होंगे आपस में। 100% बराबर 1000 रुपया अगर ए का है तो बी का भी 100% बराबर 1000 ही होगा। इसलिए ये दोनों को आप, ये परसेंटेज जो 10 और 7 दान वाला बोला है उसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सी का आप नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो आय है वो अलग है। यानी कि 100% बराबर इसका मान 1000, इसका मान 1000 हो सकता है, लेकिन सी का 100% बराबर मान अलग हो सकता है क्योंकि बराबर नहीं बोला है। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस लाइन को देख रहे हैं कि ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 है। यानी कि यहां परसेंटेज के रूप में दोनों के बीच 3% का अंतर, दान में अंतर, दान में अंतर लिख देता हूं अभी। ये पहला स्टेप समझिए कि दान में अंतर बता दिया गया है 900 रुपया। परसेंटेज के रूप में कितना का अंतर है तो 3%। 3% बराबर 900, तो आप निकाल सकते हैं कि ये दोनों का वेतन कितना था। तो 100% बराबर ए का वेतन बोलिए या बी का वेतन बोलिए, दोनों का वेतन बराबर आएंगे। तो 3 से कटेगा ये 300 बार में, और 300 गुने जब 100 करेंगे तो ए का वेतन आ जाएगा आपका 30,000 रुपया। ए का भी 30,000, बी का भी 30,000, दोनों का 30,000 रुपया आपका वेतन आ गया। ये लिख लीजिएगा इतना कि ए का वेतन और बी का वेतन दोनों का 30,000 रुपया आ गया है। अब आप बता सकते हैं कि दोनों ने कितना कितना दान दिया है। ये तो बता सकते हैं कि ए कितना दान दिया, बी कितना दान दिया। अभी आप सी के बारे में नहीं बता सकते हैं कि कितना रुपया दान दिया है, क्योंकि इसका तुलना अभी इधर आप नहीं कर पाएंगे। आगे अब क्या बोला है
कि यदि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, यानी ए और बी जो भी टोटल दान किया है, जो भी दान किया है वो सी से 600 रुपया अधिक है। अब सी को कंपेयर यहाँ ए और बी से कर दिया है, तो अब क्या करेंगे कि पता करेंगे कि ए और बी का कुल दान कितना है। इधर लिख रहा हूं मैं, देखिए कथन के अनुसार ये दोनों का ए बी का दान माइनस सी का दान बराबर 600 रुपया है। ये मैंने लिख दिया जो नीचे का कथन था, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा। लिख लेना होगा कि ए बी का दान माइनस सी का दान बराबर 600 रुपया। तो अब आपको पता कर लेना है कि ए और बी को दान कितना मिला है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, 30,000 का 10%, बी 30,000 का 7% कितना हो रहा है, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पता करेंगे 30,000 का 10% तो आ जाएगा आपका 3,000। तो 3,000 यहाँ से और 7% कीजिएगा तो 2100 रुपया निकाल लीजिएगा। इधर ए और बी का अलग अलग दान, तो 3,000 और 2100 कितना होगा, 5100 रुपया दान ये दोनों का, माइनस सी बराबर में 600। अब ये 600 इधर आकर के जुड़ घटेगा, तो घटाइएगा 5100 में से 600 तो हो जाएगा आपका 4500, और सी को राइट साइड में भेजेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये क्या है आपके पास में, सी का दान आया है। तो सी द्वारा दान कितना किया गया, 4500 रुपया, और यही 4500 का परसेंटेज आपके पास में अब 9% है। तो अब 9% बराबर 4500 आप लिख सकते हैं, लिख देता हूँ यहीं पर। 9% बराबर अगर 4500 है तो पूछा गया है आपसे कि सी का मासिक वेतन कितना है। तो वेतन का मतलब पूरा 100% इसका होगा, तो यही 100% बराबर सी का वेतन आपको मिल जाएगा। काट दीजिएगा इसको, 9 से कटेगा 5 बार में, तो ये 500 हो जाएगा, और 500 गुने 100 करेंगे तो 50,000 रुपया इसका आंसर आएगा। आंसर इसका आएगा कितना, कटने के बाद 50,000 रुपया। ये रहा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन प्रैक्टिस कर लेने के बाद में कुछ नहीं है, आप 1 मिनट में भी बना सकते हैं। देखिए तीनों का अलग अलग दिया हुआ है परसेंटेज कि इतने इतने दान करते हैं। अब यहाँ पर तीनों का बराबर नहीं बोला है कि तीनों का बराबर वेतन नहीं है, ए और बी का बराबर वेतन बोला, तो यही समझना होगा मेन आपको कि इसका 100% बराबर जितना वैल्यू है उतना ही 100% बराबर इसका भी वैल्यू है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों का जो अंतर है परसेंटेज में, उसको आप लिख सकते हैं मैच करा के 900 से, क्योंकि दिया है कि ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 रुपया है। अगर ए और बी का वेतन बराबर नहीं बोलता तो हम ये 10 में से 7 घटा के 3% बराबर 900 नहीं लिख सकते। बराबर अगर नहीं बोलता तब, बराबर बोलने के कारण ही 3% बराबर 900 किया गया। अब यहाँ से 100% बराबर वेतन आप ए और बी का निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का 100% का मान बराबर ही था। तो 30,000 दोनों का आ गया वेतन आपके पास में। अब एक और कथन दिया था आगे सी से कनेक्ट करने के लिए कि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, जो दोनों कुल दान किए हैं कितना है। आप डायरेक्ट इतना भी कर सकते थे, 10 और 7 17% हो जाएगा, दोनों का कुल दान जोड़ भी सकते हैं क्योंकि सबका परसेंटेज 100 पूरा एक ही था। तो 17% कुल दान हुआ है किसका, तो 30,000 का। तो 30,000 का 17% कीजिएगा तो 5100 रुपया दान आ जाएगा दोनों का। तो ये जो दोनों का दान है वो सी के दान से 600 रुपया अधिक है। अधिक या कम बोलता है अगर किसी चीज के बारे में तो अंतर बताया जाता है। तो यहाँ ये दोनों का कंपेयर सी से किया, जो 600 का अंतर था, यहाँ 5100 हमने पता किया कैसे, ये 30,000 का 17% करके। मैंने नहीं लिखा, आप कहीं पर लिख लीजिएगा, इधर मैंने डायरेक्ट यहाँ 5100 लिख दिया। सी का आ गया दान कितना, 4500। तो सी अगर 4500 दान कर रहा है, उसका परसेंटेज 9 है, तो 9% बराबर दान 4500, तो इसका अपना आय कितना है, 100%। 100% बराबर वेतन 50,000 आ गया।
देखिएगा रिपीट करके, अगर नहीं समझ में आता है तो, नहीं तो पूछ भी सकते हैं। आगे अब देखते हैं 12 नंबर से। देखिए 12 नंबर देखते हैं। एक क्वेश्चन पहले सही से समझने का कोशिश कीजिएगा, बाकी का क्वेश्चन सब उसी तरह से सिर्फ चेंज कर दिया गया है, कभी कमी कभी वृद्धि, अलग अलग डाटा दे करके। ठीक है, 12 में है कि लकी अपनी आय का 85% खर्च करता है। एक जो देगा आपका पहला कथन, वो बताएगा आपको कि नॉर्मली वो कितना % खर्च कर रहा है अपने आमदनी में से, या कितना % बचा रहा है। तो या तो खर्च बोलेगा या तो आपको बचत बोलेगा, कोई एक चीज़ पहले आपको बता दिया जाएगा वहाँ पर। तो उसका मूल है, मूल जो वेतन था उसमें से कितना खर्च कर रहा है, कितना बचत कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पहले मैं एलिगेशन वाले से ही आपको समझाने का कोशिश करता हूँ पहले, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो परसेंटेज से और डाटा मान करके 100 रुपया या 200 रुपया भी बताने का कोशिश करूँगा मैं आपको, ताकि कम से कम क्लियर रहे कि क्या बोला गया है। देखिए एलिगेशन वाले पर जो नहीं पढ़े हैं तो जा करके आप पहला वीडियो भी देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा जो करना है। इसमें क्या रहता है कि 2 भाग में अगर किसी चीज़ को बांट रहे हैं तो आराम से यहाँ पर एक मेथड है एलिगेशन, जो किसी भी चैप्टर को थोड़ा सा आसान बनाता है कैलकुलेशन करने में या बनाने में। मेथड है एक, क्या होता है कि एक हाथ लेफ्ट साइड में रखते हैं, एक दूसरे राइट हैंड पर रखते हैं एक चीज़, 2 चीज़ें जो रहता है बटा हुआ, यहाँ पर टोटल रहता है, एवरेज आप बोल सकते हैं, या टोटल जो रहेगा बात वहाँ पर ये बीच में लिखना है आपको। नीचे रेशियो दिया हुआ रहता है। रेशियो किस चीज़ का, जिसके बारे में कुछ कंपेयर किया जा रहा है उसका रेशियो रहता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कंपेयर किया जा रहा है उसका रेशियो नीचे रहता है। तो यहाँ पर अगर आय से लेकर के सभी का कंपेयर किया जाएगा पूरा 100% से, तो 100% से खर्च के बारे में बता रहा है, 100% से बचत के बारे में भी पता चलेगा आपको। तो पहला लाइन में है खर्च 85% करता है टोटल 100 में से, तो एक तरफ में खर्च रख देना है और दूसरे साइड में बचत रख देंगे। अब यहाँ 85%, खर्च के नीचे 85 लिख दिया मैंने, तो पूरा 100% आय होता है, उसमें से 85 उसने खर्च कर दिया, तो 15% क्या कर रहा होगा, वो बचत कर रहा होगा। तो बचत के नीचे बचत का परसेंटेज रख दिया हमने 15। आप परसेंटेज से परसेंटेज काटेगा, 5 से काटिएगा तो 3 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 17 बार में, 17 पचे 85 और 3 पचे 15। नीचे रेशियो मिल जाएगा आपको पहला कथन से। आगे अब बताया जा रहा है कि यदि उसके व्यय में, व्यय का मतलब खर्च ही होता है, व्यय में X% का वृद्धि होता है, यानी ये जो खर्च पहले 100% हो रहा होगा उसमें अब X% का वृद्धि हो गया। तो आप या तो 100 + X यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 100 + X अगर लिखेंगे तो बाकी ये दोनों जगह पर भी 100 प्लस करके या 100 माइनस करके लिखना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं X ही रख करके, अभी X अगर रखेंगे कि X% का वृद्धि हुआ है यहाँ पर, और बचत में 60% का वृद्धि होता है। बचत जो राइट साइड में है यहाँ पर भी प्लस 60% लिख दिया मैंने। वृद्धि है तो प्लस लिखिएगा, यहाँ पर भी वृद्धि है तो प्लस लिख दिया मैंने। और आय में 26% का वृद्धि होती है। आय हमेशा बीच में रखिएगा, वो एवरेज होता है आपका। तो यहाँ पर 60% पॉजिटिव में है, 26% है, ये रहा आपका 26%। ठीक है, इतना। अब देखिए ऑप्शन तो नहीं दिया हूं मैं, आपसे X का मान पूछ रहा है। एक चीज यहाँ क्या रहता है कि बीच वाला जो भी रहेगा आपके पास में, उससे ऊपर वाले में एक बड़ा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, तो एक छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये बड़ा आपको दिख रहा है, 26 से बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ जो भी आपका वैल्यू आने वाला है वो 26 से कम रहेगा। तो अगर ऑप्शन ऐसे बना दिया जाए आपके पास में कि एक ऑप्शन है, देखिए एक ऑप्शन 30% रहे, दूसरा ऑप्शन 33 बना दिया जाए, और सी में 67% बना दिया जाए, और डी में मान करके ऐसा बता रहा हूँ अभी कि डी में आपका 23% बना दिया जाए। ऐसे ही मैं एक बता रहा हूँ आपको डाटा। तो अगर ऐसा ऑप्शन है
तो सोल्व नहीं करने जाना है, यही चीज़ आपको दिमाग लगा लेना होगा कि जो भी यहाँ मान आएगा वो 26 से कम आने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ा हो गया तो एक इससे कम ही रहेगा, तो नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट क्या कर देंगे 23% कर देंगे। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी करता है आपके साथ में, क्योंकि उसको मालूम है हर एक तरीके से कि कैसे सॉल्यूशन होता है, क्या इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन ही आपको ऐसे दे देगा। तो जो बनाने जाएगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो ये चीज़ें काम किए हुए है, जो सोच रहा है कि यहाँ का मान कम आने वाला है, तो डायरेक्ट वो टिक करके निकल जाएगा। 26% देखेगा तो उसका देखिए एक नज़र ऑप्शन पर रहना चाहिए हमेशा, ये आदत आपको बनाना होगा। एक नज़र ऑप्शन पर रहना चाहिए, और एक कब जाएगा आपको, जब पूरे अच्छे तरीके से जो आपको हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो दिमाग में रहे कि इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाने वाला है, वैसे क्वेश्चन पे आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, हेल्प करेगा। चलिए बनाएंगे कैसे इस प्रोसेस से। तो इस लाइन पर पूरा डाटा दिख रहा है, 60 है, 26 है, 17 है, तो इस पर घटाते हैं बड़ा में से छोटा को, तो 60 माइनस 26 घटाने के बाद ये 17 आ रहा है, तो 17 इधर राइट साइड में लिख देना है। अब क्या करेंगे, एक बार 26 तो घट गया है, तो दूसरा बार वो खुद अपने में से घटाता है, तो 26 माइनस x होगा, क्योंकि ये बड़ा बनने वाला है तो बड़ा में से घटाएंगे हम। तो 26 माइनस x जब कीजिएगा आप, तो इस लाइन में क्या आया है 3 आया है, तो यही 3 नीचे लिख देना है। 60 में से 26 घटा 17 आया है, 26 में से x घटेगा तो 3 आएगा, इसी को आप सोल्व करेंगे। 60 में से 26 घटा लीजिए, 4 होगा 30 यानी 34 होगा, और 34 को काट दीजिएगा, 17 दूनी 34 और ये 3 दूनी 6, और 6 आकर के यहाँ पर 3 दूनी 6, और क्या कीजिएगा 26 माइनस x बराबर 6 आकर के घटेगा तो ये 20 आ जाएगा। x का मान 20% है, इसका आंसर आपका 20% आ जाएगा। तो ऑप्शन में अगर 20% रहता है तो वही आपको टिक करके निकाल देना। अब देखिए आगे का क्वेश्चन जो है सब इसी पर बना लेना है। किसी में आपको आय का गायब कर देगा, किसी में खर्च का, बचत का, ऐसे ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। राधा अपनी आय का 25% बचाती है। जो फर्स्ट लाइन देगा वो आपको रेशियो के तरफ रखना, नीचे रखना होगा। तो एक साइड में रख देना, बचत लिखिए या खर्च लिखिए, कोई पहले लिख देना है। तो मैं पहले खर्च ही लिख देता हूँ, खर्च यहाँ पर, और राइट साइड में बचत लिख दिया। ठीक है, तो बचत के बारे में बोल रहा है कि 25% क्या करती है, बचाती है। तो खर्च कितना कर दे रही होगी, 75%। टोटल 100% पहले कमा रही थी, उसमें से 25 क्या की है, बचत। तो बाकी 75 वो खर्च कर दी होगी। तो 25 या 75 यानी 3:1 आपका आ गया नीचे रेशियो। अब वो बढ़ा रही है या घटा रही है, अपना क्या कर रही है देखते हैं। यदि उसके व्यय में यानी खर्च में 20% का वृद्धि है, वृद्धि रहेगा तो आप प्लस 20% लिखिए या 120% भी लिख सकते हैं। पहले का उसका अपना खर्च जो भी होगा वो 100% था, अब 120 बन जाएगा। खर्च के बारे में स्पेशल, आय भी अपना उसका पहले 100% होगा। ये पार्टिकुलर सबका अलग अलग बताया जा रहा है। रुपया के रूप में पहले कुछ जो भी खर्च करती थी वो उसके लिए 100% खर्च रखता है। फिर बचत जो भी कर रही थी पैसा के रूप में, उसका पार्टिकुलरली अपना 100% रहेगा। आय जो भी उसका पार्टिकुलर पहले से था वो अपना 100% था। अब यहाँ प्लस 20 हुआ है किसमें, व्यय में, और उसकी आय में 29% का वृद्धि होती है। तो प्लस में 29% कर दीजिए, तो उसकी बचत में कितनी की वृद्धि होगी। यहाँ पर भी आपसे वृद्धि ही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर भी वृद्धि है, इसमें भी खर्च में भी वो वृद्धि की है, और बचत में भी आपसे वृद्धि पूछा गया। आप घटाइएगा ऐसे एलसीएम क्या बोलते हैं एलिगेशन वाले पर। तो ये डाटा पूरा है इस लाइन पर आपके पास। तो 29 बड़ा हुआ, तो 29 में से 20 घटा दीजिएगा, आपको 1 मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद में अब क्या होगा, 1 से यहाँ बड़ा होने वाला है, किससे, 29 से। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन पर ध्यान जरूर रखिएगा, 29 से बड़ा वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक मान आपका छोटा है उससे। तो अब रखिएगा क्या यहाँ पर, x माइनस में 29,
बीच वाला एक बार खुद में से घटाता है तो एक बार खुद और दूसरे में से घटता है। बड़ा में से छोटा सिंपल ध्यान रखिए कि घटाना है। x में से जब 29 घटेगा तो 3 आएगा नीचे, ये आपका रहा। घटाइएगा तो 9 आएगा यहाँ पर, 9 गुने 3 करेंगे तो 27 होगा। 27 में 29 जोड़ दीजिए तो 27 27 54, 54 और 2 56। x का मान आएगा 56% और वो भी पॉजिटिव में ही है। तो यही आपका माना गया कि 56% बचत में क्या हुआ है, उसका वृद्धि हुआ है। ठीक है, इतना। 14 नंबर आप भी देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, रख देता हूं यहीं पर। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। जब 70% वो खर्च कर रहा है तो 30% बचा रहा होगा। खर्च के तरफ खर्च रख दिए और बचत के तरफ बचत, ये कट करके रेशियो आ जाएगा 7:3 का। उसके बाद डाटा बताया आपके पास कि यदि उसकी आय में 30% की कमी हो रही है, आय में कमी हो गया यानी कि यहाँ पर -30% है और खर्च 20% कम हो जाता है, खर्च में भी वो कमी कर रहा है 20% का, तो उसकी बचत में प्रतिशत बदलाव क्या होगा। यहाँ पर बचत में वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है। यही यहाँ पर आपसे x का मान पूछा है। तो जब भी ऐसे कमी वाला अगर आ जाए और पता नहीं यहाँ पर क्या निकालना, तो अच्छा रहेगा कि आप ऐसे भी कर सकते थे। 20% कमी का मतलब 100 में से घटा के 80 लिख दीजिए, यहाँ x रहेगा। यहाँ पर 100 में से 30 कम हो रहा है यानी कि 70 लिख दीजिएगा और रेशियो तो ये 7:3 का रहेगा ही। तो x का मान जो भी आएगा आपके पास, अगर 100 से ऊपर जाएगा तो वृद्धि उतना बता दीजिए और 100 से कम आता है तो कमी उतना बता देना है। ये चीज़ें एलिगेशन में अच्छे से भी बताया हूँ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आंसर उतना ही आएगा आपका। बता देता हूँ इसको भी सोल्व करके। देखिए इस लाइन पर डाटा है। अब यहाँ माइनस में जब रहता है तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप 30 में से भी 20 घटा कर लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब इसमें निगेटिव वाला में जो छोटा रहता है वही बड़ा होता है, जो छोटा रहता है वही बड़ा होता है, इसलिए बड़ा कौन है यहाँ पर, तो -20। अब -20 में से माइनस किसको करना है, तो -30 को करना है, तब जाकर के 3 आएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे, देखिए एक बार ये बाद में आया है 30 तो एक बार पहले ही आ जाएगा -30। अब ये x के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको तो -x यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब x का मान नेगेटिव में आएगा तो कम ही होगा और पॉजिटिव में आएगा तो जो भी है, ब्रैकेट करके x लिख दिया मैंने कि x का मान क्या आता है आपके पास। ये घटाने के बाद यहाँ 7 आ गया आपका। अब क्रॉस जब करेंगे उसके पहले ऊपर देखिए माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो -20 + 30, नीचे आपका -30 - x बराबर 3/7। 30 में से 20 घटेगा तो पॉजिटिव में 10 रहेगा, पॉजिटिव 10, और नीचे आपका -30 - x बराबर 3/7। या क्रॉस गुना करता हूँ यहाँ पर, तो 3 गुने 30 तो -90 और -3x बराबर में 70। 70 को या फिर 90 को राइट साइड में ले जाते हैं अगर, तो 9 7 16 हो जाएगा, तो -3x बराबर 160। x का मान पूरा नहीं कट रहा है, पॉइंट में आएगा और वो भी निगेटिव में है, तो यानी कि बचत में भी क्या हो रहा होगा, कमी ही आ रहा है, बचत में भी कमी होगा। तो पॉइंट में जो ऑप्शन रहेगा उससे आप आंसर दे दीजिएगा। यहाँ से अगर आप करेंगे तो वही चीज़ आएगा। 80 में से 70 घटाएंगे सीधा, बड़ा में से छोटा। देखिए यही बड़ा बन रहा है ना, 80 बन रहा है, फिर 70 आया, घटने के बाद 3 है। फिर यहाँ पर आपको 70 पहले रखना होगा, 70 - x करेंगे और ये 7 रहा। ठीक है, और करके यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड मेथड। जब यहाँ घटेगा तो 10, 10 गुने 7 कीजिएगा 70, यहाँ पर कीजिएगा तो 210, माइनस में 3x। 3x को अगर इधर ले आते हैं आप तो 3x आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, 70 उधर घटाएंगे आप तो 70 210 में से घटाते हैं, 10 घटाएंगे तो आपका 200 आएगा, 60 घटाएंगे तो 140 आ जाएगा। x का मान जब भाग लगाएंगे 3 से तो 3 चौके 12, बच गया 2, 3 छके 18,
46 दशमलव कुछ आ रहा है आपका परसेंटेज, यानी 100 से कितना कम हो गया, तो 53 दशमलव समथिंग यहाँ से भी आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि 100 में से घटा के या जोड़ करके भी आप रख सकते हैं डाटा। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, निगेटिव वाला कभी कभी रहता है, तो कोशिश कीजिएगा कि डाटा अगर कोई निगेटिव पॉजिटिव के बारे में बोल रहा है तो 100 में से घटा के 100 में जोड़ करके आप बनाएं। 15 नंबर आप बना सकते हैं खुद से भी। 15, 16 देख लीजिए, अब है तो लंबा जा रहा है वीडियो, ठीक है। बोला गया कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। अब यहाँ जो रेशियो नीचे सीधा सीधा दे रहा था ऊपर में, वैसा यहाँ पर रेशियो नहीं दिया है। बोल रहा है कि राजू की जो आय है उसके खर्च से 20% अधिक है वर्तमान में, लेकिन बाद में उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% का वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में क्या वृद्धि या कमी होगी। तो पहले नीचे वाला रेशियो ही इसमें निकालना मेन है। कैसे निकालेंगे देखिए, आय बोला गया है कि आय जो है व्यय से यानी खर्च से 20% अधिक, तो खर्च अगर 100% रखते हैं, चूंकि खर्च से कंपेयर किया है कि व्यय से जिससे कंपेयर करता है उसको 100 रख दिया, और कितना अधिक बोला है तो 20%, तो आय उसका 120 हो गया। रेशियो अगर आप करना चाहें तो 20 पचे 100, 20 छके 20 से 6 और 5 का रेशियो है किस चीज का, आय का और खर्च का। अगर बचत का रेशियो आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे, तो 6 रुपया आप कमा रहे थे, 5 रुपया खर्च कर दिए हैं, तो बचा रहे होंगे कितना, तो 1 रुपया, तो यही 1 रुपया बचत है। तो अब जो आपको चाहिए था रेशियो खर्च और बचत का, तो खर्च के जगह पर 5 और बचत के जगह पर 1 रख दीजिए। बाकी अब परसेंटेज जो वृद्धि बोला है कि आय में 60% का, तो प्लस में 60% कर दीजिए, और व्यय में 70% का वृद्धि होती है, यानी खर्च में प्लस 70 कर दीजिए, तो बचत में आपसे एक्स का मान निकालना है। उसी तरह से 16 नंबर इसको भी रख करके आप निकाल लेंगे। 70 माइनस 60, इस लाइन पर 1 आएगा यहाँ, फिर आपका 60 आ जाएगा पहले, 60 माइनस 1 और यहाँ 5 आएगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें मेन था यहाँ पर इस पार्ट में। अब देख लेते हैं 16 नंबर। रिशु अपनी आय का X% बचाती है यदि उसकी आय में 26% का वृद्धि होती है और व्यय में 20% का वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% का वृद्धि होती है। इस बार ऊपर वाले सब कुछ दे दिया है तीनों, नीचे रेशियो नहीं पता है। ये 13 नहीं था, अभी जो बताए थे वो आपका 15 नंबर था, नंबरिंग आप डाल लीजिएगा, ये 15 नंबर था। 16 नंबर अभी देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर भी, लास्ट में जो पूछा है कि रिशु अपनी आय का X% बचाती है, नहीं पता है रेशियो, लेकिन उसकी आय में 26% का वृद्धि, तो प्लस 26 कर दीजिए। व्यय में 20% का वृद्धि यानी खर्च में कर दीजिए प्लस 20%, और उसकी बचत में 50% का वृद्धि है, तो प्लस 50। तीनों पॉजिटिव में ही है, घटाएंगे अगर बड़ा में से छोटा को, तो 50 में से 26 घटाएंगे तो 24 इस लाइन पर। यहाँ जब घटाएंगे 26 में से 20 तो 6 आएगा, 6 चौके 24, 4:1 आ गया, यानी खर्च है 4, बचत है 1, तो पूरा कमाता होगा कितना, 4 और 1 5 रेशियो के रूप में। आपसे परसेंटेज में ही पूछ रहा है कि उसका आय का परसेंटेज बताइए, नहीं बचत का पूछ रहा है कि रिशु अपनी आय का X% बचाती है, तो X% जो बचा रही यानी बचत का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो पूरा आय में से ही कंपेयर करेंगे हम लोग, तो 4 और 1 5 पूरा आय है, उसमें से 1 रुपया बचा रही है रेशियो में, तो 1 ऊपर में लिख देंगे, कटने के बाद आपका 20% आ गया। तो 20% शुरुआत में बचा रही होगी और 80% तो खर्च कर रही होगी। बाकी अब ऐसे आप क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, आप खुद से बनाइएगा, फिर क्वेश्चन की कमी नहीं है, ऐसे बहुत क्वेश्चन है।